गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज हम दोबारा लेक्चर शुरू करते हैं अपने प्लेटो से रिलेटेड, जो हमने सीरीज़ शुरू कर रखी है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पेपर के लिए, जो आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है, और आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत। फिर अगली क्लास में हम डिस्कशन कर लेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत या राज्य के सिद्धांत। सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आप एक अच्छी बेहतर आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग भी यहाँ से कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझ सकेंगे, ताकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जब उनके सामने आते हैं तो गलत ना हो, और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए भी ये बेनिफिशियल होगी ये वीडियो। तो लास्ट क्लास में दोस्तों हमने शिक्षा सिद्धांत के बारे में बात की कि कैसे जो है कि अपने आदर्श राज्य या न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए वो शिक्षा का सहयोग लेता है, फिर साम्यवाद की बात करता है। तो आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हमने ये बताया था कि शिक्षा को एक सकारात्मक साधन के रूप में देता है, क्योंकि वो व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ नैतिक व्यक्ति के निर्माण में सहायक होती है। साथ ही साथ वहाँ से ये क्लियर होता है कि समाज में तीन वर्ग होते हैं। वो तीन वर्ग कौन से होते हैं? पहला उत्पादक वर्ग हो जाएगा, दूसरा साहसी वर्ग हो जाएगा, तीसरा दार्शनिक वर्ग होगा, अर्थात दार्शनिक राजा की बात करता है। तो वहाँ पे तो उसने सकारात्मक रूप में देखा कि हम आदर्श राज्य की स्थापना के लिए नैतिक व्यक्ति बनाना हमें जरूरी है, तो इसलिए उसने बात की थी। बात करते हैं प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत से। अब इसमें प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जैसे 3-4 साल पहले का अगर आप यूपीएससी प्रश्न देखोगे तो उसमें पूछा गया कि आधुनिक साम्यवाद से प्लेटो के साम्यवाद की तुलना कीजिए, तो आपको कैसे लिखना होगा, क्या इंट्रो देंगे, क्या मेन बॉडी पार्ट होना चाहिए, क्या कंक्लूजन होना चाहिए। आप स्टेट पीसीएस में यूपी पीसीएस का देखिए, बिहार पीसीएस का देखिए, तो बहुत बार जो है कि प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत को पूछ लेता है सीधे सीधे, या प्लेटो के साम्यवाद की तुलना पूछ लेता है, प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना पूछता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि प्लेटो के साम्यवाद में क्या कहा गया है, क्या परिवार का साम्यवाद कैसा होता है, संपत्ति का साम्यवाद कैसा होता है, ये नकारात्मक साधन के रूप में क्यों प्रयोग किया गया। तो ये सारी जब जानकारी होगी तो आप बेहतर एक आंसर राइटिंग अपनी कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं हम प्लेटो के साम्यवाद की भूमिका के लिए। और जिन दोस्तों ने इससे पहली क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं, या हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम, अगर बात करें इसकी जो है कि, तो भूमिका कैसे लिखनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जाम में, कि आपको भूमिका और कंक्लूजन, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि मेन बॉडी तो लगभग मैक्सिमम लोग पता होती है, भूमिका इंपॉर्टेंट होती है। और जो मेरा मानना है कि भूमिका लिखने के लिए आपको 3 से 4 फैक्ट पता होने चाहिए, जो आप 2 से 3 लाइन या 4 लाइन में आप सेंटेंस के रूप में उसे लिखिए, वाक्य में लिखिए। जैसे हमने लिखा है, अगर हम अपनी देखते हैं कि द रिपब्लिका में, पहली फैक्ट यहाँ पे देखते हैं, द रिपब्लिका में साम्यवाद का जो है कि वर्णन किया गया है, और प्लेटो ने न्यायपूर्ण राज्य, कैसा राज्य, न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना के लिए एक ओर जहाँ शिक्षा को सकारात्मक साधन माना है, वहीं दूसरी ओर उसने साम्यवाद को नकारात्मक साधन के रूप में प्रयोग किया है। अगर एक शब्द में कहें या एक लाइन में कहें कि प्लेटो का जो है साम्यवाद क्या था, तो हम देखते हैं कि संरक्षक वर्गों का अपना परिवार और निजी संपत्ति नहीं होना ही प्लेटो का साम्यवाद है। अब आप कहेंगे सर परिवार की तो बात कैसे की थी उसने, अर्थात बहुत सारी पुस्तकों में जो राइटर्स लिखते हैं, यूनिवर्सिटी राइटर होते हैं, जो कोचिंग संस्थाएं लिखती हैं, उसमें कहीं कहीं परिवार लिखा होगा, कहीं पत्नी भी लिखा होगा, क्योंकि बिना पत्नी के परिवार नहीं हो सकता। जब पत्नी होंगे, बच्चे होंगे, तभी एक परिवार माना जाता है। तो उसने क्या कहा कि परिवार और निजी संपत्ति का जो है कि अपने पास नहीं रखना संरक्षक वर्ग को। अब यहाँ पर ये देखना कि संरक्षक वर्ग में कौन कौन आता है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें साहसी वर्ग भी आ जाता है और इसमें दार्शनिक राजा भी आते हैं। उत्पादक वर्ग को जो है कि इससे बाहर रखा गया है। तो स्पष्ट भाषा में आप देखेंगे कि हमने 3-4 फैक्ट को कलेक्ट किया है यहाँ पे। जैसे हमने देखिए दार्शनिक राजा के बारे में बात की यहाँ पे, और साथ ही साथ मतलब रिपब्लिक पुस्तक में कैसे न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना की बात की जा रही है, शिक्षा को सकारात्मक साधन और साम्यवाद को नकारात्मक साधन के रूप में प्रयोग किया गया। तो आप देखेंगे 3 से 4 फैक्ट को हमने एक सेंटेंस के रूप में लिखा, जो इंट्रो बहुत ही बेहतर बना है। और अब हम आते हैं मेन पार्ट पे कि साम्यवाद होता क्या है प्लेटो का। तो देखते हैं कि प्लेटो ने 2 लोगों का साम्यवाद कहा, एक तो कहा परिवार का, दूसरा कहा संपत्ति का। प्रश्न उठता है कि जब शिक्षा को सकारात्मक रूप में प्रयोग कर रहा था, राज्य को नैतिक बना सकता था और समाज को नैतिक बना सकता था, न्यायपूर्ण समाज बना सकता था, कोई संघर्ष नहीं हो सकता था, तो फिर साम्यवाद की आवश्यकता क्यों पड़ गई। तो प्लेटो ने इस संदर्भ में तर्क दिए हैं। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्लेटो ने जो अपनी प्रमुख पुस्तक द रिपब्लिका लिखी है, वो एक डायलॉग फॉर्म में लिखी हुई है, अर्थात वो संवाद कर रहा होता है। मतलब जहाँ पे 3-4 लोग खड़े हों और आपस में कोई डिस्कशन कर रहे हों, तो उस मेथड में वो कुछ लोग उससे प्रश्न पूछ रहे हैं प्लेटो से, और प्लेटो उनका काउंटर रिप्लाई कर रहा है। इस फॉर्म में जो है कि उस पुस्तक को लिखा गया है। तो प्लेटो से पूछा गया कि भाई जब आपने शिक्षा पे बात कर ही ली थी, न्यायपूर्ण समाज बन रहा था, नैतिकता भी बन रही थी और राज्य भी आदर्श आपका बन रहा था,
आपके काल्पनिक जो राज्य था वो बन रहा था अच्छा खासा, तो फिर आपने साम्यवाद की क्यों बात की, वो भी नकारात्मक साधन के रूप में। तो प्लेटो कुछ तर्क देता है। तो हम बात करेंगे पहले संपत्ति के साम्यवाद से। देखिए, जो हमारा हेडिंग है संपत्ति का साम्यवाद है। तो पहला हम देखते हैं कि तीनों वर्गों द्वारा अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन एवं व्यक्तिगत संपत्ति स्वार्थ को त्याग कर राज्य कल्याण में संलग्न होना। यहाँ पे की वर्ड्स में मैंने लिखे हैं ताकि आप इसको जब भी लिखें, पॉइंट वाइज अगर लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप पैराग्राफ वाइज लिखेंगे तो कम से कम इसको पूरी तरीके से सेंटेंस फॉर्मेट करना पड़ेगा आपको। तो पॉइंट वाइज लिखना ज़्यादा बेस्ट होता है। तीनों वर्गों का मतलब हो गया आपका उत्पादक वर्ग, साहसी वर्ग और दार्शनिक वर्ग। जब ये लोग अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करेंगे, और ये कर्तव्य किसने निर्धारित किए हैं, तो शिक्षा के द्वारा बताए गए हैं कि उत्पादक वर्ग जो है कि समाज का भरण पोषण करेगा, साहसी वर्ग जो है कि उस राज्य की सुरक्षा करेगा, और दार्शनिक राजा उस राज्य का संचालन करेगा, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से रखेगा ताकि किसी भी प्रकार का संघर्ष न पैदा हो। जब तीनों ही वर्ग अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे सही तरीके से, और व्यक्तिगत संपत्ति या स्वार्थ, यानी जो आज के रूप में हम व्यक्तिगत संपत्ति प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बहुत सारे जो है कि बिजनेस करते हैं, बहुत पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, इन सभी चीज़ों को त्याग दिया जाएगा और राज्य के कल्याण में संलग्न रहेंगे। तो पहला तो वो कहता है कि संपत्ति की वजह से लोग स्वार्थी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं, और राज्य के कल्याण की जगह वो अपने कल्याण की बात करते हैं। और जब ऐसा होता तो प्लेटो का आदर्श राज्य का तो निर्माण ही नहीं हो पाता। तो पहली समस्या के लिए उसने तर्क दिया। दूसरा उसने तर्क दिया कि मनुष्य के भ्रष्ट होने का सबसे मूल कारण निजी संपत्ति है। आप देखिए क्यों जीएस के पेपर 4 में एथिक्स की बात की गई है, नैतिकता की बात की गई है, मॉरलिटी की बात की गई है, कि ब्यूरोक्रेट्स जो हमारे समाज में तमगा होता है ना कि भाई आप तो आईएएस ऑफिसर बन गए, पीसीएस रैंक के अधिकारी हैं, तो अब तो आप पैसा छापेंगे। मतलब ऐसा लगता है लोगों को कि हम पैसे छापने की एक मशीन पैदा कर रहे हैं सिविल सर्विसेज में जाके। तो इसीलिए जीएस पेपर 4 को रखा गया है कि ताकि आप नैतिक मूल्य धारण करें और नैतिक हो सकें। और ये क्यों अगर हम करते हैं, पैसा छापना मतलब निजी संपत्ति को बढ़ावा देना, फिर चाहे फ्लैट लीजिए, चाहे अपार्टमेंट खोलिए, चाहे बिजनेस करिए, कुछ भी करिए, तो मनुष्य के भ्रष्ट होने का मूल कारण ही निजी संपत्ति है। अगर समाज में जितनी सैलरी मिल रही है ब्यूरोक्रेट्स को, अगर वो अपनी सैलरी से ही अपने परिवार का जीवन यापन करे, तो निजी संपत्ति को बढ़ाने की जब ज़्यादा चाहत नहीं रहेगी तो भ्रष्टाचार भी नहीं करेगा, न किसी को इलीगल तरीके से कोई ऑर्डर देगा, या बहुत सारे जो संबंध होते हैं जो राजनीतिकों के साथ, वो सारे संबंध नहीं रहेंगे। तो इसलिए प्लेटो देखिए बहुत पहले इस चीज़ों को सोच रहा था कि मनुष्य के भ्रष्ट होने का सबसे मूल कारण क्या है, निजी संपत्ति है। इसलिए उसने कहा कि संपत्ति नहीं होनी चाहिए संरक्षक वर्ग को, स्पेशली राजा के पास तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर हम अगले पॉइंट पे देखते हैं, तीसरा जो पॉइंट है, इसने कहा कि राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति का मिश्रण भी राजा को निरंकुश बना सकती है। राजा का यहाँ पे लिखा हुआ, ये गलती हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, मतलब राजा को निरंकुश बना सकती है। आप देखेंगे कि वर्तमान भारतीय राजनीति में देखिए, या कहीं पूरे देश की या दुनिया की राजनीति में आप देखेंगे, पॉलिटिक्स में जब आपके बिजनेस क्लास घुस जाती है, या यूँ कहें कि पूंजीवादी समाज घुसता है, तो क्या होती है, राजा निरंकुश हो जाता है। आप वर्तमान गवर्नमेंट को देख सकते हैं, इससे पिछली गवर्नमेंट को भी देख सकते हैं, किस तरीके से जो है कि टाटा बिरला अंबानी जो है कि क्या होता है कि पॉलिटिकल इंटरफेयर करते हैं, अपने फेवर में जो है कि पॉलिसी बनवाते हैं, डिसीजन मेकिंग करवाते हैं, टैक्स बहुत सारे राइट ऑफ करवाते हैं, टैक्स को माफ़ कराते हैं, बहुत सारे लोन जो है कि उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं, चाहे भले बैंक की हालत कितनी भी ख़राब होती जाए। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का जब मिश्रण होगा तो राजा निरंकुश बन सकता है। और यहाँ पे दार्शनिक राजा को तो एक नैतिक राजा बनाना है जो समाज की समस्या को कम कर सकेगा। तो निरंकुश भी नहीं होना चाहिए था, इसलिए उसने कहा कि तुम केवल राजनीतिक काम करो, आर्थिक शक्ति की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, अर्थात पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो हम देखते हैं अगला जो है कि इसने नेक्स्ट पॉइंट कहा है। तो अगला पॉइंट देखते हैं हम। इसने कहा कि जो दार्शनिक राजा की जो आत्मा है वो तो खुद ही सोने की तरह है, और सैनिकों की आत्मा जो है कि चांदी की तरह है। तो इसलिए भौतिक जीवन में इन पदार्थों की कोई आवश्यकता नहीं। मतलब राजा और सैनिकों को ना चांदी चाहिए ना सोना, क्योंकि उनकी आत्मा खुद ही सोने और चांदी से है। सोना चांदी च्यवनप्राश वाली नहीं यहाँ पे है, बल्कि सोना और चांदी जो पहनती है महिलाएं जो है कि पुरुष धारण करते हैं। तो इस तरीके के भौतिक पदार्थों की उन्हें आवश्यकता नहीं है। और जब इसकी आवश्यकता नहीं होगी तो वो इसके लालच में भी नहीं आएंगे कि कोई अगर ब्यूरोक्रेट्स है, मतलब कोई पॉलिटिशियन अगर अपने फेवर में, या कोई बिजनेसमैन अपने फेवर में कोई डिसीजन लेना चाहता हो डीएम से या प्रशासन से या राजा से, तो इस तरीके का अगर लालच देता भी है तो व्यक्ति इस लालच में न आए और समाज के कल्याण के लिए काम करे। तो ऐसे विचार जो है कि प्लेटो ने उस समय दिए और बताया कि संपत्ति का साम्यवाद मैं क्यों करना चाहता हूँ। अगला देखते हैं पत्नियों का साम्यवाद जो है कि
तो भाई परिवार या पत्नी कहें, तो इसने सीधे सीधे कहा कि परिवार स्वार्थी भावनाएं और संकीर्ण मनोवृत्तियों को जन्म देता है जो राज्य की एकता में बाधक होता है, इसलिए संपूर्ण राज्य ही संरक्षक वर्ग का परिवार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि हम सभी एक परिवार के सदस्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि 99% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी परिवार के सदस्य जरूर होंगे। तो अपने जो करीबी होते हैं, माता पिता, भाई बहन या पत्नी या बच्चे, उनके प्रति ज़्यादा जो है कि स्वार्थी हो जाते हैं, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हैं, उनके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्लेटो ने कहा कि जब राजा या संरक्षक वर्ग, सैनिक, जब वो अपनी पत्नी और परिवार के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो बाकी लोगों की उपेक्षा करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि पत्नियां ही नहीं रहेंगी, न इनके बच्चे रहेंगे, तो ये निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे और पूरा का पूरा राज्य जो इसमें समाज रह रहा होगा वो इनका पूरा परिवार हो जाएगा एक तरीके से। तो जब पूरे परिवार के कल्याण की बात आएगी तो राज्य ऑटोमेटिकली नैतिक होकर काम करेगा, राजा किसी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं करेगा। और अगला इसने पॉइंट कहा जो आज की समस्या में जो आप पढ़ेंगे कि उग्र नारीवाद, जो हम इंटरनेशनल थियरी पढ़ेंगे और इंटरनेशनल रिलेशन में, और साथ ही साथ पॉलिटिकल थियरी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ नारीवाद का अप्रोच क्या था। कैरोल गिलिंगन एक महिला है जो नारीवादी है, इन्होंने तो ये भी कहा कि भाई हमें परिवार नहीं चाहिए एक तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे कि परिवार के साम्यवाद का समर्थन महिलाओं की मुक्ति के लिए भी किया। अगर आप देखोगे नाजीवादी फांसीवादियों का क्या विचार था कि भाई महिलाएं केवल बच्चे पैदा करने की मशीन है, तो महिलाओं को इस सेंस में अगर हम देखें तो मुक्ति दिलाने का भी काम किया कि ठीक है भाई, महिला जो है कि किसी राजा या किसी सैनिक की पत्नी बन के नहीं रहेगी, बल्कि स्वतंत्र जीवन है वो जिसके साथ चाहे उसके साथ रहे। साथ ही साथ श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करने के लिए भी उसने समर्थन किया। समर्थन क्या किया, उसने कहा कि ठीक है, अब बात आती है कि ठीक है, अगर सैनिक की कोई पत्नी नहीं है, राजा की कोई पत्नी नहीं है, तो आगे की पीढ़ी को कैसे हम सैनिक बनाएंगे, एक बहुत बलिष्ठ या बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति कैसे बनाएंगे। तो उनके लिए उसने एक सामाजिक व्यवस्था की, सामूहिक रूप से व्यवस्था की थी, जो हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे इसको। तो श्रेष्ठ संतान उत्पन्न हो सके इसलिए भी उसने पत्नियों का साम्यवाद किया। तो ये तो थे उसके अपने तर्क कि क्यों उसने परिवार का साम्यवाद किया पत्नियों का, और क्यों उसने संपत्ति का साम्यवाद किया, जिससे न्यायपूर्ण समाज और न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना कर सके। लेकिन क्या आपको लगता है कि वर्तमान संदर्भ में देखें या तत्कालीन समय में ही देखें तो क्या प्लेटो का साम्यवाद में कोई आलोचना नहीं रही या कोई कमी नहीं रही? तो ऐसा नहीं है, कुछ कमियां भी थी। तो आइए हम देखते हैं उनकी कमियों को। अगर आपसे पूछता समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में जब पूछा जाता है कि समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो आपको लिखना पड़ेगा कि साम्यवाद की आलोचना कैसे कर रहे हैं हम। तो यहाँ पहला पॉइंट देखते हैं हम साम्यवाद की आलोचना में। पहले पॉइंट में क्या कहा गया है कि प्लेटो आदर्शवादी था, जबकि अरस्तु व्यवहारिक है एवं वास्तविक चिंतक है, इसलिए निजी संपत्ति एवं परिवार दोनों को स्वीकार करता है। यहाँ फोकस ये करना है कि जो साम्यवाद की आलोचना मुख्य रूप से अरस्तु ने की है। जिस परिवार और संपत्ति को प्लेटो त्याग देता है, उसी परिवार और संपत्ति को अरस्तु स्वीकार करता है और कहता है कि एक आदर्श राज्य के निर्माण के लिए और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए संपत्ति और परिवार दोनों ही आवश्यक हैं। तो पहली आलोचना तो अरस्तु ने की। दूसरा कहता है अरस्तु कि सद्गुणी जीवन व्यतीत करने के लिए संपत्ति एक साधन है। अब मैं आपसे अगर बात करूं, आप देखोगे कि गरीब व्यक्ति जो है कि बहुत अच्छा जीवन नहीं जीता, लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर सैलरी दी जाती हो या आपके पास कोई दूसरा इनकम का सोर्स हो, बिजनेस हो, तो आप एक आलीशान ज़िंदगी जीते हैं, आप सारे सुख सुविधाओं का उपयोग करते हैं। आपके घर में अगर कोई व्यक्ति आता है तो केवल आप पानी ही नहीं पिलाते, बहुत अच्छे से कॉफ़ी चाय नाश्ता वगैरह करा के भेजते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे होते हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप खुद शर्मिंदगी महसूस करेंगे, यार कि मेरे घर मत आओ, पानी ही नहीं मिल पाएगा, तो बाकी तो चीज़ें अलग की। इसलिए अरस्तु स्वीकार करता है कि अगर व्यक्ति को अपना जीवन सद्गुणी रूप में व्यतीत करना है तो संपत्ति उसके लिए जरूरी है, अनिवार्य नहीं है लेकिन एक जरूरी है। और हम पढ़ेंगे अरस्तु ने के विचारों में कि अरस्तु ने किस प्रकार की संपत्ति अर्जित करने की बात की है। तीसरी आलोचना इसमें हम देखेंगे कि अरस्तु कहता है राज्य निर्माण हेतु परिवार और गांव जरूरी हैं, और जिसको जो है कि प्लेटो ने त्याग दिया। चौथा है परिवार में ही प्रेम और नैतिकता सद्गुण का विकास होता है जो राज्य की एकता के लिए आवश्यक है। हमने प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में पढ़ा था कि जब पहले चरण में प्रवेश करने से पहले प्लेटो कहता है कि एक बच्चे को 7-8 वर्ष तक जो है कि अपने परिवार में शिक्षित होना चाहिए, जिसमें सबसे पहली गुरु कौन है? उसकी माँ है। तो माँ कभी गलत बात नहीं सिखाती, हम सब प्रेम नैतिकता सद्गुण का विकास करते हैं। और ऐसे में आप संरक्षक वर्ग के साथ क्या कर रहे हो कि परिवार का ही त्याग कर दे रहे हो, तो भाई वहाँ पे बच्चों को कौन शिक्षित करेगा? साहसी बच्चों को कैसे शिक्षित किया जा सकेगा? तो इसलिए परिवार जरूरी है। और एक महत्वपूर्ण आलोचक हैं बाकर। प्लेटो का विचार अमूर्त सार्वभौमवादी है, जबकि अरस्तु का विचार मूर्त सार्वभौमवादी है। मतलब क्या है कि जो अरस्तु का विचार वो यूनिवर्सल तो है लेकिन प्रैक्टिकल रूप में यूनिवर्सल है, और बार्कर का जो विचार वो यूनिवर्सल है लेकिन इन प्रैक्टिकल यानी कि अमूर्त है, जो केवल महसूस भी नहीं हो सकता, मतलब ख्याली पुलाव पकाना, इस तरीके की चीज़ें हैं। और
यूजीसी नेट के बच्चों को अगर मैं सजेशन दूं कि अगर कभी भी आपसे पूछा जाए प्लेटो या अरस्तू के बारे में, और अगर ऑप्शन में बारकर दिया हो और अगर आपको आंसर एग्जैक्ट नहीं पता है, तो 90% जो है कि बारकर का स्टेटमेंट सही मान लिया जाता है, क्योंकि सबसे अधिक स्टडी जो है कि प्लेटो और अरस्तू के विचारों पे बारकर ने की है। तो अगर आपको लगता हो कि भाई तुक्का ही लगाना है और क्या करें आंसर नहीं आ रहा है, तो आप बारकर को टिक लगा सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए, जैसे यूपीएससी ने पूछा था 2013-14 के आसपास पूछा है कि प्लेटो के साम्यवाद की तुलना करनी है हमें आधुनिक साम्यवाद से, तो हम आधुनिक साम्यवाद से भी तुलना करते हैं। पहले हम समानताएं देखेंगे कि प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद। आधुनिक साम्यवाद से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हम कौन से आधुनिक साम्यवाद की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए विचार जो साम्यवाद थे उसकी हम बात करेंगे। और आपको आधुनिक साम्यवाद के बारे में पता करने के लिए भाई कार्ल मार्क्स पढ़ना होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे थिंकर में, जो हम अरस्तू पढ़ेंगे, लॉक पढ़ेंगे, हॉब्स पढ़ेंगे, मैकियावेली, उसके बाद हम कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे और वहाँ पे भी साम्यवाद के बारे में बहुत डिटेल से विस्तार करेंगे। लेकिन आइए यहाँ पे देखते हैं, साम्यवाद की तुलना करते हैं। तो पहले तो हम प्लेटो के साम्यवाद और जो आधुनिक साम्यवाद चल रहा है उसकी हम बात करते हैं, समानताएं देखते हैं उसमें। तो पहली समानता तो हमें दिखती है कि व्यक्ति की अपेक्षा समाज महत्वपूर्ण होता है, यानी कि समाज का कल्याण महत्वपूर्ण है, व्यक्ति की अपेक्षा नहीं। क्योंकि व्यक्ति क्या होता है, जो व्यक्तिगत लोग होते हैं, व्यक्तिवादी सिद्धांतकार होते हैं, जो उदारवादी लोग होते हैं, वो व्यक्ति पे ज़्यादा फोकस करते हैं और व्यक्ति के कल्याण के चक्कर में समाज का कल्याण नहीं हो पाता है। तो आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो दोनों का विचार था कि समाज महत्वपूर्ण है, राज्य महत्वपूर्ण है, व्यक्ति नहीं। व्यक्तिगत अधिकारों व स्वतंत्रता को राज्य और समाज कल्याण के समक्ष उपेक्षित कर देना चाहिए। हम यहाँ पे देखेंगे कि ये लोग रूसो से थोड़ा सा जो है कि रूसो इन्हीं लोगों से प्रभावित होता है, क्योंकि रूसो भी कहीं ना कहीं यही विचार देता है कि समाज की स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट होती है व्यक्ति से भी ज़्यादा। और सेम वही आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में भी दिख रहा है कि व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता को हम सीमित कर सकते हैं अगर राज्य या समाज का कल्याण प्रभावित हो रहा है तो। तीसरा वो कह रहे हैं कि प्लेटो ने भी कहा था कि एक अमीरों का राज्य होता है और एक गरीबों का राज्य होता है, या अमीरों का शहर और गरीबों का शहर। और सेम आधुनिक साम्यवाद में भी कार्ल मार्क्स ने कहा है कि एक पूंजीपति वर्ग होता है और एक सर्वहारा वर्ग होता है। अर्थात दो वर्गों की बात या दो शहरों की बात दोनों ही साम्यवाद में देखने को हमें मिलती है। फिर हम देखते हैं व्यक्तिगत संपत्ति सभी बुराई की जड़ है। भाई आधुनिक साम्यवाद में कार्ल मार्क्स ने तो स्पष्ट रूप से कहा था कि पूंजीवाद ही सभी बुराइयों की जड़ है, और पूंजीवाद मतलब निजी संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन हो रहा था। और प्लेटो भी व्यक्तिगत संपत्ति को क्या समझता है, एक गलत साधन मानता है कि व्यक्तिगत संपत्ति से जो संरक्षक वर्ग है, हमारा राजा या साहसी सैनिक वर्ग, वो पथभ्रष्ट हो सकता है और राज्य और समाज के लिए नैतिक कर्तव्यों की मतलब नैतिक कर्तव्य पूरे नहीं करेगा। इसलिए व्यक्तिगत संपत्ति को बुराई की जड़ माना गया। वहीं राज्य द्वारा नियंत्रित और निःशुल्क शिक्षा देने पे बात करते हैं दोनों के दोनों ही, क्योंकि इनका मानना है कि भाई शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, हर बच्चे का अधिकार होना चाहिए। लेकिन अगर राज्य शिक्षा का समर्थन नहीं करेगा तो व्यक्तिगत स्तर पे जो कमज़ोर वर्ग होगा या जो गरीब वर्ग होगा वो सरकारी शिक्षा लेने से भी जो है कि वंचित हो जाएगा, जो प्राथमिक शिक्षा होती है उससे भी वंचित हो जाएगा। और पूंजीवादी राज्य में जो अमीर व्यक्ति होगा केवल वही शिक्षित हो पाएगा। तो शिक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट अधिकार होता है हर बच्चे का। शिक्षित होना देखिए किसी भी समाज के सभ्य होने का सबसे बड़ा अनिवार्य तत्व है। तो ऐसे में राज्य द्वारा अगर सरकारी शिक्षा दी जाए, निःशुल्क शिक्षा दी जाए, तो हर व्यक्ति को कम से कम बेसिक जो एजुकेशन है वो मिल सकेगी। और इसका प्रोविज़न अगर हम आज वर्तमान अपने संविधान में देखें तो आर्टिकल 21A में भी दिया हुआ है, डीपीएसपी के 45 आर्टिकल में भी दिया हुआ है। फिर डीपीएसपी के साथ साथ मूल कर्तव्यों में भी जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अर्थात शिक्षा बहुत जरूरी है। साथ ही साथ एक और समानता देखने को मिलती है, कला, विज्ञान, साहित्य आदि पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, यानी राज्य की सेंसरशिप होनी चाहिए कि कला, विज्ञान, साहित्य के माध्यम से कुछ ऐसा प्रदर्शन न किया जाए जो समाज या राज्य की नैतिकता, एकता के लिए समस्या पैदा करे। इसलिए राज्य के द्वारा ये निर्धारित किया जाएगा कि कला, विज्ञान, साहित्य में क्या पढ़ाया जाए, क्या ना पढ़ाया जाए, जो राज्य और समाज को नैतिक बनाए रखे, राज्य की एकता महत्वपूर्ण रखे। चलिए, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर साम्यवाद में तो राज्य की बात ही नहीं करता कार्ल मार्क्स। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, ये साम्यवाद की बात आपकी ठीक होगी, लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा कि सर्वहारा वर्ग का भी एक शासन होता है। जो संक्रमण समय होता है, जो हम जब पढ़ेंगे पूरी तरीके से कार्ल मार्क्स को, उसके भी नोट्स तैयार हो रहे हैं लगभग जो है कि, तो हम उस पर जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर्वहारा वर्ग में राज्य उपस्थित था। उसके बाद जब हम आगे साम्यवादी व्यवस्था में प्रवेश करते समाज में, तब राज्य को खत्म किया जाता है। तो जो संक्रमण समय में जो राज्य रहेगा, वो राज्य की क्या जिम्मेदारियाँ रहेंगी समाज के प्रति, वो जरूरी है जाननी। अगला हम देखते हैं असमानताएं। अगर हमें समानताएं पता हो गई हैं तो असमानताएं भी लिखना जरूरी है पेपर में, अगर तभी आंसर पूरा बनेगा। असमानताओं को अगर हम देखें, प्लेटो का जो साम्यवाद था वो राजनीतिक था, यानी कि राज्य को सुरक्षित रखने के लिए साम्यवाद की स्थापना की थी। जबकि आधुनिक साम्यवाद आर्थिक है, यानी कि केवल और केवल पूंजीवाद के विरोध में ये पैदा हुआ है।
आगे हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, अगर हम देखें तो देखिए दूसरा पॉइंट देखते हैं हम इसमें, साम्यवाद का उद्देश्य राज्य में एकता एवं सामंजस्य रखना था। ये किसका साम्यवाद है? प्लेटो ने जो साम्यवाद किया कि राज्य में एकता बनी रहेगी और सामंजस्य रहेगा, जबकि आधुनिक साम्यवाद में वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज पर बल दिया गया। जबकि प्लेटो राज्य पे ही सबसे अधिक फोकस कर रहा है, साम्यवाद को नकारात्मक साधन क्यों मान रहा है? क्योंकि राज्य में एकता बनी रहे और राज्य नैतिक रहे। जबकि यहाँ आधुनिक साम्यवाद में तो राज्य को ही खत्म करने की बात की जाती है। एंगल्स ने तो, जो एंजल्स होते हैं कार्ल मार्क्स के दोस्त, वो तो सीधे सीधे कहते हैं कि भाई राज्य अजायब घर चला जाएगा, यानी राज्य विलीन हो जाएगा साम्यवाद में। तीसरा देखते हैं प्लेटो के साम्यवाद क्या है? अर्ध साम्यवाद है, यानी कि केवल संरक्षक वर्ग पर लागू होता है, उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता है। क्योंकि उत्पादक वर्ग का अपना एक परिवार होता है, उस परिवार में पत्नी और बच्चे उसके लिए क्या करते हैं? एक श्रम की तरह काम करते हैं कि चलो उसका एक सहयोगी बनेंगे ताकि अधिक से अधिक श्रम पैदा हो सके। जबकि आधुनिक साम्यवाद में समाज के सभी वर्गों पर लागू होता है, चाहे वो उत्पादक हो, चाहे राजा हो, चाहे वो सैनिक हो, सभी के लिए साम्यवाद रहता है। तो एक ये बेसिक अंतर देख सकते हैं। फिर वहीं नेक्स्ट देखते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद मूलतः निषेधात्मक है, क्योंकि शिक्षा को सकारात्मक यूज किया, जबकि साम्यवाद को निषेधात्मक के रूप में इसने यूज किया। और अगर हम आधुनिक साम्यवाद में बात करेंगे तो इन्होंने भौतिक वस्तुओं के समान वितरण पर बल दिया, यानी ये कहते हैं कि भाई सभी को भौतिक वस्तुओं का समान वितरण होना चाहिए। जैसे ये कहेंगे आगे चलकर, हम पढ़ेंगे जब कार्ल मार्क्स में, कि सभी व्यक्ति को अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं मिलेंगी और अपनी क्षमता अनुसार कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लेटो का साम्यवाद तो निषेधात्मक है, और जबकि ये कहते हैं कि भौतिक वस्तुओं का समान वितरण मिलेगा, यानी कि सभी को मिलना चाहिए। हम अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला लास्ट पॉइंट है कि प्लेटो का साम्यवाद शिक्षा के द्वारा उत्पन्न किया गया, जबकि आधुनिक में आर्थिक विषमता समाप्त करके उत्पन्न किया गया। यानी जो आधुनिक साम्यवाद क्या कहता है कि भाई आधुनिक आर्थिक जो विषमता है पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के बीच में, ये विषमता समाप्त करोगे तो साम्यवाद ऑटोमेटिक स्थापित हो जाएगा। जबकि प्लेटो का साम्यवाद क्या कहता है कि शिक्षा के द्वारा जो हमने 3 वर्गों का जन्म किया या 3 वर्गों के गुणों का विकास किया, वो जो है कि उसमें संरक्षक वर्ग जो रहेगा मुख्य रूप से, उसी पर साम्यवाद केवल लागू होगा। और जबकि ये आधुनिक रूप में आर्थिक विषमता समाप्त करने से उत्पन्न होगा। उसके बाद दोस्तों आपको निष्कर्ष लिख देना होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने एक आंसर की फॉर्मेटिंग बनाई है कि अगर आपके जो मेंस में पेपर में पूछा जाता है कि साम्यवाद पे विचार दीजिए या आधुनिक साम्यवाद से तुलना कीजिए, तो इस तरीके से आप उसके इंट्रो को लिख सकते हैं, साम्यवाद के समर्थन में दिए गए तर्क लिख सकते हैं कि परिवार का साम्यवाद क्यों जरूरी था, संपत्ति का साम्यवाद क्यों जरूरी था, फिर उसकी आलोचना लिख सकते हैं, और लास्ट में आप निष्कर्ष भी इसके लिख सकते हैं। और आधुनिक साम्यवाद से तुलना जब करेंगे तो समानताएं और असमानताएं दोनों ही आपको लिखनी पड़ेंगी, जो यूपीएससी के 2013-14 में आसपास ये प्रश्न पूछा गया था। और स्टेट पीसीएस में तो न जाने हर साल ही एक एक प्रश्न इससे आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।